19वीं सदी का त्रावणकोर, चरत्तला नाम का एक छोटा सा शहर। कल्पना कीजिए, हवा में नारियल के रेशों की और समंदर के नमक की महक है। लेकिन उस हवा में सिर्फ महक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी हवा में घुला था एक गहरा अपमान, और यहीं रहती थी एक औरत, नांगेली। एक ऐसा नाम जो बाद में जुल्म के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। आज हम एक असाधारण कहानी और एक क्रूर प्रथा की परतों को खोलेंगे। वो प्रथा थी मुलाकरम, यानी स्तनकर। और आज की ये पड़ताल सिर्फ एक कहानी सुनाने के लिए नहीं है। नांगेली की कहानी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि त्रावणकोर के उस जाति आधारित समाज में जुल्म का पूरा निजाम कैसे काम करता था। मतलब ये सिर्फ एक औरत के गुस्से की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस सामाजिक व्यवस्था, उस अपमान और अपनी इज्जत के लिए लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई को दिखाती है जिसका जिक्र अक्सर इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में नहीं मिलता। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसमें नांगेली रहती थी। त्रावणकोर, हाँ। उस वक्त की एक रियासत जहां समाज जातियों में बहुत सख्ती से बटा हुआ था। हाँ, और ये बंटवारा आपकी रोज की जिंदगी में, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में भी दिखता था। कपड़ों में। जी, पहनावा आपकी सामाजिक हैसियत बताने का एक जरिया था। ऊंची जाति की मानी जाने वाली ब्राह्मण और नायर औरतों को अपना शरीर पूरी तरह से ढकने की इजाजत थी। ये उनके सम्मान का प्रतीक था। बिल्कुल, लेकिन जिन्हें नीची जातियां कहा जाता था, जैसे एशवा, नादर और दलित समुदाय, उनकी औरतों को सार्वजनिक जगहों पर अपने सीने को ढकने की मनाही थी। मतलब ये सिर्फ एक रिवाज नहीं था, बल्कि हर दिन हर पल उन्हें उनकी जगह याद दिलाने का एक तरीका था, एक विजुअल मार्कर। आप किसी को देखकर ही बता सकते थे कि समाज में उसका दर्जा क्या है। और इसी जिल्लत को और गहरा करने के लिए एक कानून बनाया गया, मुलाकारम, स्तनकर। स्तनकर। इस सुनने में ही इतना अपमानजनक लगता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ पैसा वसूलने का तरीका तो नहीं था। नहीं, ये पैसे से कहीं ज्यादा था। ये आर्थिक शोषण और सामाजिक अपमान का एक मिला-जुला बहुत ही क्रूर हथियार था। मतलब अगर कोई निचली जाति की औरत अपने आत्मसम्मान के लिए सीना ढकती तो उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता था। जी बिल्कुल यही। और ये टैक्स तय कैसे होता था? क्या कोई तय रकम थी? यही तो इस व्यवस्था की सबसे क्रूर बात थी। ये टैक्स तय नहीं था। मतलब मनमाना था? पूरी तरह से। गांव का टैक्स कलेक्टर, जिसे पार्वत्यार कहते थे, वो औरत के स्तनों के आकार और उनकी उम्र के आधार पर टैक्स तय करता था। सोचिए ये कितना अपमानजनक रहा होगा। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब टैक्स तो एक बहाना था, असली मकसद तो ये दिखाना था कि उनके अपने शरीर पर भी उनका हक नहीं है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। ये पूरी व्यवस्था किसी औरत की आज़ादी, उसकी इज्जत और उसकी थोड़ी बहुत बचत, सब कुछ एक साथ छीन लेने के लिए ही बनाई गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, इसे तोड़ना तो लगभग नामुमकिन लगता होगा। लगता तो था। तो फिर वो कौन थी जिसने पहली बार कहा अब और नहीं? वो थी नांगेली। वो कोई रानी या कोई योद्धा नहीं थी। अपने पति चिरुकंदन के साथ एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीती थी। लेकिन उनके अंदर हिम्मत असाधारण थी। बहुत। सालों तक उन्होंने पार्वतीयार को अपनी जाति की औरतों को जलील करते देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे औरतें शर्म से सिर झुका लेती थीं। या फिर अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ इसलिए दे देती थीं ताकि वे खुद को और जलील होने से बचा सकें। बिल्कुल। और फिर एक दिन उनका सब्र जवाब दे गया। साल था 1803। उस एक सुबह नांगेली ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने जाति के नियमों को तोड़ा और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। ये कोई निजी फैसला नहीं था। नहीं, ये एक सार्वजनिक घोषणा थी, एक खुला ऐलाने जंग। अपनी जाति के लोगों के लिए वो एक उम्मीद की किरण बन गई और अधिकारियों के लिए एक खतरनाक विद्रोही। और जाहिर है ये खबर अधिकारियों तक पहुंची होगी। हाँ, जब स्थानीय पार्वतीयार तक ये खबर पहुंची तो वो अपनी टीम के साथ उनकी झोपड़ी पर पहुंच गया। वो शायद यही सोच रहा था कि एक डरी हुई औरत माफी मांगेगी और बकाया टैक्स चुका देगी। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब टैक्स कलेक्टर नांगेली की झोपड़ी पर पहुंचा तो उसने चिल्लाकर उन्हें बाहर आने और मुलाकरम चुकाने को कहा। लेकिन नांगेली सिक्कों के साथ बाहर नहीं आई। उन्होंने अपना जवाब एक अलग तरीके से तैयार किया, केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाने की एक पारंपरिक प्रथा का इस्तेमाल करते हुए। और ये बहुत अहम बात है, केले के पत्ते का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पवित्र भेंट के लिए होता है। नांगेली ने अपने विरोध को भी एक पवित्र अनुष्ठान का रूप दे दिया। तो पार्वतीयार बाहर इंतजार कर रहा था और नांगेली अंदर थी। उस झोपड़ी के अंदर आखिर हुआ क्या? जो हुआ
वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। झोपड़ी के अंदर नांगेली ने फसल काटने वाली एक तेज दरांती उठाई और एक ऐसे दर्दनाक और साहसी कदम में जिसे सोचना भी मुश्किल है, उन्होंने अपने दोनों स्तन काट दिए। ये सुनने में भी रूह काम जाती है। उन्होंने उन कटे हुए स्तनों को एक हरे केले के पत्ते पर रखा और दरवाजे से बाहर निकली। और पार्वतीयार और उसके आदमी भुगतान का इंतजार कर रहे थे। और नांगेली ने वो पत्ता उनकी तरफ बढ़ा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा टैक्स, और फिर खून की कमी से वहीं गिर पड़ी। नांगेली की उसी दिन अपनी चौखट पर मौत हो गई। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई इंसान अपनी गरिमा के लिए किस हद तक जा सकता है। ये शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा था। एक तरह से ये उस पूरे समाज के मुंह पर एक तमाचा था। उन्होंने अपने शरीर के उन्हीं अंगों को भेंट कर दिया जिनके लिए उन्हें सजा दी जा रही थी। इसका असर क्या हुआ होगा? जो लोग वहां मौजूद थे वो सन्न रह गए होंगे। इस घटना का असर तुरंत और चौंकाने वाला था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, यहां से ये और भी दर्दनाक हो जाती है। नांगेली के पति चिरुकंदन, वो अपनी पत्नी के बलिदान की भयावहता से इतने टूट गए कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो त्रावणकोर के इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया था। जी, नांगेली के अंतिम संस्कार के दौरान जब उनकी चिता जल रही थी, चिरुकंदन उसमें कूद गए। मतलब? ये प्रेम और विरोध में किसी पुरुष द्वारा सती करने का पहला और शायद इकलौता दर्ज मामला था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ औरतों का संघर्ष नहीं था, ये पूरे समुदाय की इज्जत का संघर्ष था। एक अकेले इंसान का इतना भयानक बलिदान, क्या इससे वाकई उस क्रूर व्यवस्था पर कोई फर्क पड़ा? हैरानी की बात है, हाँ, फर्क पड़ा। नांगेली की मौत एक शांत अंत नहीं थी, ये एक जोरदार खूनी शुरुआत थी। अच्छा। उनके इस भयानक बलिदान ने त्रावणकोर के दबे कुचले समुदायों के अंदर एक आग लगा दी। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह फैली और इसने दूसरे लोगों को भी टैक्स देने से इनकार करने की हिम्मत दी। और सत्ता, राजा? जनता के गुस्से और एक बड़े किसान विद्रोह के डर से त्रावणकोर के राजा को मुलाकरम को तुरंत खत्म करना पड़ा। तो वो कर हटा दिया गया। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, एक बड़ी जीत। नांगेली का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन क्या ये लड़ाई का अंत था? मुलाकरम तो खत्म हो गया, लेकिन सीना ढकने के अधिकार की लड़ाई अभी बाकी थी। ये संघर्ष दशकों तक चला। दशकों तक? मतलब एक क्रूर टैक्स हटाने के बाद भी औरतों को अपने शरीर को ढकने की आजादी नहीं मिली? नहीं, लड़ाई और तेज हो गई। नांगेली का बलिदान एक चिंगारी थी, लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए एक पूरी पीढ़ी ने संघर्ष किया। तो ये स्थानीय विद्रोह एक बड़े आंदोलन में बदल गया। हाँ, जिसे चन्नार विद्रोह या ऊपरी वस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये चन्नार विद्रोह क्या था? किस तरह का संघर्ष था ये? ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि लगभग 50 साल तक चलने वाला एक लंबा संघर्ष था। इसमें सार्वजनिक रूप से ऊपरी वस्त्र पहनकर नियमों का उल्लंघन किया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? बाजारों में ऊंची जाति के पुरुषों के साथ हिंसक झड़पें हुई, कई जगहों पर दंगे भी हुए। इसी दौरान ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था, जो जाति पाति को नहीं मानते थे। तो उन्होंने भी इस आंदोलन का अब समर्थन किया? एक तरह से हाँ। उनके प्रभाव से निचली जातियों की कई औरतों को धर्म बदलकर पहली बार ऊपरी वस्त्र पहनने का साहस मिला, जिसने इस आग को और हवा दी। तो ये एक लंबा और खूनी संघर्ष था। बहुत। आखिरकार सालों के संघर्ष और हिंसा के बाद 26 जुलाई 1859 को त्रावणकोर के महाराजा ने एक घोषणा जारी की। और उसमें क्या था? उसमें सभी जातियों की औरतों को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। आखिरकार? हाँ, लेकिन इसमें भी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वे ऊंची जाति की औरतों की शैली की नकल नहीं कर सकती थी। यानी पूरी तरह बराबरी फिर भी नहीं मिली, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है, नांगेली की कहानी इतनी शक्तिशाली है, फिर इसे हमारे इतिहास की किताबों में वो जगह क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लंबे समय तक नांगेली की कहानी केवल दलित और एजवा समुदायों के लोकगीत और उनकी यादों में जिंदा रही। इसे आधिकारिक इतिहास का हिस्सा कभी नहीं माना गया। सही कहा, क्योंकि इतिहास अक्सर राजाओं, रानियों और विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, उन आम लोगों द्वारा नहीं जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं। तो ये एक तरह से मौखिक इतिहास के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल के कुछ सालों में उनकी कहानी को फिर से पहचाना जा रहा है। अब उन्हें भारत की सबसे शुरुआती और सबसे कट्टर नारीवादी प्रतीकों में से एक माना जाता है।
एक ऐसी औरत जिसने पितृसत्ता और जाति के दोहरे जुल्म के खिलाफ अपने शरीर को ही विरोध का हथियार बना लिया। हाँ, उन्होंने अपने जिस्म को ही जंग का मैदान बना दिया। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि चिरित्तला में जिस जगह पर उनकी मौत हुई उसे लंबे समय तक मुलाच्छी पारंभू के नाम से जाना जाता था। जी, जिसका मतलब है स्तन वाली महिला की जमीन। ये नाम भले ही अब आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया हो, लेकिन वहां की मिट्टी आज भी उस औरत की गवाही देती है जिसने रोज रोज के अपमान पर मौत को चुना। वो जगह एक अलिखित स्मारक की तरह है जो उस हिम्मत को याद दिलाती है जिसे किताबों में जगह नहीं मिली। नांगेली की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा संसदों में या बड़ी संधियों के जरिए नहीं बनता। कभी-कभी ये एक केले के पत्ते पर एक दरांती से एक ऐसी औरत के हाथों लिखा जाता है जो बस ये तय कर लेती है कि उसकी इज्जत की कीमत अब कोई और तय नहीं करेगा। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब विरोध के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रतिरोध का स्वरूप क्या हो सकता है और गरिमा की असली कीमत क्या है, जिसे कभी-कभी सिक्कों से नहीं बल्कि जिंदगी से चुकाना पड़ता है।